नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again I welcome all you on board for the topic of human resource development. This is a lecture number 3 and we'll have a quick recap of our lecture number 2. Whereas in that lecture we studied few topics, few aspects of impact of human resource manager on organizational performance. उसमें हमने काफ़ी सारे aspects को study किया था, लेकिन majorly I'll just quickly go through these 3. Number 1 was reducing unnecessary overtime expenses by increasing productivity during a normal day. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का इस पॉइंट से हमें ये समझ आती है कि उसका जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में, क्योंकि परफॉर्मेंस इज़ नॉट ओनली फॉर आवरली, इट्स ऑन अ लॉन्ग टाइम बेसिस. उसका एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, उस टेन्योर को आप एवेल्यूएट करते हो, एनालिसिस करते हो एंड देन यू कैलकुलेट योर परफॉर्मेंस कि आपने कितना डेविएट किया, कितना आप उस अपने परफॉर्मेंस को अचीव कर रहे हैं, कितना अपवर्ड जा रहे हैं, कितना डाउनवर्ड जा रहे हैं. तो उस परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में आप एक अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो हैं उनको रिड्यूस करने का आपकी सबसे ज़्यादा कोशिश होती है, और दैट इज़ मोस्टली हमारे यहाँ जो एक ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट है. ओवर टाइम के कॉन्सेप्ट को आप कम से कम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ताकि आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो रिड्यूस हो सकें. सेकेंड वन वॉज स्टेइंग ऑन टॉप ऑफ एब्सेंटिज्म एंड इंस्टीट्यूटिंग प्रोग्राम्स डिजाइन टू रिड्यूस मनी स्पेंड फॉर टाइम नॉट वर्क. दिन में जितना काम आपके एम्प्लॉयज़ करते हैं दैट इज़ योर प्रोडक्टिविटी, लेकिन जितना टाइम वो काम नहीं कर रहे होते हैं वो आपका बेसिकली एक एक्सपेंडिचर है, एक ऐसा एक इस तरह का एक्सपेंस है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह होता है. सेकेंडली आपके जो एब्सेंटिज्म, हमारे एब्सेंटिज्म के बहुत ज़्यादा इसका रवाज बन चुका है. कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई इशू हो जाता है, कभी कोई मसला, समथिंग लाइक दैट, और वो एब्सेंटिज्म जो है वो बेसिकली रिजल्ट करता है एक स्पेसिफिक किस्म के आपके एक्सपेंडिचर में. थर्ड वन वाज एलिमिनेटिंग वेस्ट टाइम बाय एम्प्लॉयज विद साउंड जॉब डिज़ाइन. मैंने इसमें आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं, सपोज करें आपका काम है कि आपने यहाँ से पेन उठा के यहाँ पे रखना है. अगेन लेम एन एग्जांपल, इससे हम समझेंगे. ये एक टास्क है, आपने एक टास्क परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप जो हैं वो फ्री हैं. ये that freeness is actually expenditure, extra expense over company resources. तो आपका जो जॉब डिज़ाइन है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपने if you are done with this thing then you start working on this aspect. यहाँ से complete हो गया then you start working on this one. यहाँ से complete हुआ then you start working on this one. So वो interlinked design of task वो इस तरीके से होना चाहिए कि आप वो जो वेस्टेज टाइम है वो एम्प्लॉई का वो कम से कम करें, उसको फारिग ना बैठने दें, क्योंकि जब वो फारिग बैठेगा दैट पर्सन कैन गो इनटू मंडेन शॉक, वो मंडेन शॉक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और फिर वो उसके लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना या आपके लिए उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर एज a human resource professional and to create your impact on organizational performance you have to make sure कि वो आपके जो employees हैं या जो आपके resources हैं उनका जो wastage time है वो कम से कम हो, और उनका जो job design है उसको आपने इस तरीके से क्रिएट करना है, उस डिज़ाइन को इस तरीके से क्रिएट करना है कि वो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हों और इवेंचुअली वो सारा का सारा मैप हो आपके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस पे. Second one is communicating human resource program. Communication, what is communication for human resource? The transfer of information that is meaningful to those involved. Sometime it happens that certain policies are announced by organization and few people come to you when they are not abiding that policy, then they come to you कि हमें इसके बारे में पता ही नहीं था. Sorry, we never knew about this thing. So next time we'll be careful. ये जवाब सुनने से पहले इस जवाब की नौबत ही ना आए. यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो तमाम चीज़ें जो एक एम्प्लॉई के जानना ज़रूरी हैं, वो तमाम रूल्स, रेगुलेशन, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पॉलिसीज़,
वो सब चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ तक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट, उसको ना सिर्फ बताएं बल्कि उसको समझाएं भी. मेक श्योर दैट पर्सन इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज थिंग्स. Human resource manager must develop an appreciation for the importance of communication. Second most important thing in terms of communication for human resource manager or human resource department is that you have to make sure कि आपने अपने employees को communication की तरफ बहुत ज़्यादा put करना है. Not to refrain from saying things which are actually creating some kind of a problem within them. कि अगर हमने ये बात की, क्योंकि अक्सर ये होता है, अगेन हम वो बच्चों वाली एग्जांपल उठा के देखते हैं. बच्चों को वी मेक श्योर कि वो आपको अपने प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करें. यू मेक श्योर कि बच्चे आपसे अपने स्कूल की बातें कम्युनिकेट करें, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें नहीं बताएंगे, यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ सर्टन अलार्मिंग सिचुएशंस दैट माइट अकर इन देयर लाइफ, या वो कोई थ्रेट उनकी लाइफ में या कोई ऐसा प्रॉब्लम जो उनको अकर हो सकता है. उससे बचने के लिए आप कोशिश करते हैं कि आप बच्चों को इस चीज़ की तरफ उनको एम्फसाइज कराएं कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करें. वी ऑल नो दैट कम्युनिकेशन इज़ अ टू-वे प्रोसेस. इट कैन नेवर बी वन साइडेड. सो वन साइडेड कम्युनिकेशन को अवॉइड करें और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एम्फसाइज कराएं कि अप्रिशिएट करें कि जब एम्प्लॉयज़ आके आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्यूरी करते हैं. सो दैट थिंग शुड बी फॉर्मलाइज्ड, दैट थिंग शुड बी अप्रिशिएटेड. Then we studied about the myths of HR as a profession. मैं इसमें सिर्फ ये दो पिक कर रहा हूँ क्योंकि हमने काफ़ी सारी उसमें स्टडी की थी. We'll just quickly go through these two. Old myth was people go into HR because they like people. ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे यहाँ. हमारे सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में एचआर को एज अ प्रोफेशन नहीं लिया जाता था. उसको सिर्फ एज अ नेसेसिटी के तौर पे देखा जाता था और समथिंग टू गेट अपॉन विद. सो वो जो है उसमें लोग कहते थे कि जी एचआर में सिर्फ वो जाते हैं जो लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या लोगों को पसंद करते हैं या उनके दरमियान थोड़ी नो हाउ लेना चाहते हैं. इट इज़ अ रॉन्ग, it is a myth. The reality is HR department are not designed to provide corporate therapy. वो कोई corporate therapist के तौर पे काम नहीं करते, वो कोई corporate psychiatrist के तौर पे खाली काम नहीं करते, or act as a social or health and happiness retreats. HR professional must create the practices that make employee more competitive, not more comfortable. खाली HR का काम ये नहीं है कि वो एम्प्लॉई को मोटिवेट करे और उनको एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करे. उनको ना सिर्फ कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करे बल्कि उनको एक प्रोफेशनल के तौर पे भी वो बनाए, एक competitive edge उनको दे which they can feel within themselves, because that competitive edge is going to be the biggest motivation within them for the time period they are working for you. Next one is anyone can do HR. HR activities are based on theory and research. HR professional must master both theory and practices. Again, very solid point. एक कॉन्सेप्ट था, एक मिथ थी कि हर कोई एचआर का काम कर सकता है. हर किसी को पता है कि जी ह्यूमन रिसोर्स का काम कैसे किया जाता है. जो भी थोड़ा सा बोल सकता है या जो भी थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकता है तो उसको हम समझते थे कि जी वो एचआर का काम कर सकता है. रॉन्ग, इट्स अ मिथ. द एक्चुअल और रियलिटी इज और शुड बी कि एचआर का काम बेसिकली वो शख्स कर सकता है जो कि इन थ्योरीज और रिसर्च एनालिसिस के ऊपर काम करता हो, जिसको पता हो कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस में मैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता हूँ. ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे डिज़ाइन होते हैं. इन यूएस फोर्सेज, इन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए, वहाँ पे बाकायदा इसके लिए साइकियाट्रिस्ट, बिहेवियरल साइंटिस्ट जो हैं वो हायर किए जाते हैं, हु कैन डिज़ाइन सर्टन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सिमुलेशन प्रोग्राम्स उनके लिए डिज़ाइन करते हैं. It's not done by some therapist kind of a person. It is done by certain researchers. Researchers वो HR के ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो sympathetic aspect सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है. It is done or usually taken on certain occasion. लेकिन actually the major chunk is based on research, certain methodologies, certain theories. So it's not an easy going thing. ये हर कोई नहीं कर सकता. ये सिर्फ और सिर्फ specifically designed people who went through all those areas, वो सिर्फ और सिर्फ ये काम कर सकते हैं. That's all for the previous lecture. ये हमारा एक क्विक रिकैप था कि जिसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस किया था.
Today is our lecture number 3 and we'll continue with overview of human resources and professional development. आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली एवोल्यूशन का एरिया को देखेंगे और उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे, स्कोरिंग सिस्टम को देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स का एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और आजकल कौन कौन सी टेक्निक्स या मेथडोलॉजीज यूज हो रही हैं. First, we'll start with the concept of soft and hard human resource concepts. Human resource management का soft area या soft concept और human resource management का hardcore area या hardcore concept क्या है? Soft core area of human resource management emphasizes the importance of high commitment, learning, enlightened leadership, human resources available assets, not variable cost. Models and theories focused on tapping the human potential based on organizational behavior theories. Maslow theory of hierarchy, Herzberg and McGregor. ये इनकी जो कॉन्सेप्ट थे, इन्होंने बेसिकली साइकोलॉजिकल या बिहेवियरल साइंसेस के स्टडी करके या उस एरिया पे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की थीरीज को डेवलप किया और जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनका जो फोकस है वो साइकोलॉजिकल एरिया पर है. साइकोलॉजिकली एम्प्लॉयज़ को या साइकोलॉजिकली जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको आपने किस हद तक कमिटमेंट की तरफ पुट करना है. कमिटमेंट इज़ नॉट ओनली वन थिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट और सोल्जर्स, वो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं. आप फोर्सेस में देखें, सोल्जर्स की खाली कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. इफ समवन इज सो मच कमिटेड इन ज्वाइनिंग द फोर्सेस, समवन इज सो मच कमिटेड इन फाइटिंग विद द एनिमी, लेकिन क्या उसकी कमिटमेंट ही हर चीज़ होगी? नो. सो ये जो है ये कमिटमेंट एक सॉफ्ट कोर एरिया है. कमिटमेंट इज अ मेजर पोर्शन, नो डाउट अबाउट इट. इफ यू डोंट हैव अ कमिटमेंट, नो, इट डजंट मैटर हाउ गुड टेक्निकल रिसोर्स यू आर, इट डजंट मैटर. आप जितने मर्जी में टेक्निकल रिसोर्स हो, लेकिन आप कमिटेड नहीं है काम करने पे, आप कमिटेड नहीं है परफॉर्म करने में, आप कमिटेड नहीं है वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो कंप्लीट करने पे, आपके उस टेक्निकलिटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो कमिटमेंट अगेन इज HRM इज बेसिकली सॉफ्ट प्लस हार्ड कोर एरिया बोथ. सो ये सॉफ्ट कोर एरिया जो है वो एम्फेसाइज करता है ऑन हाई कमिटमेंट. लर्निंग नंबर 2. थर्डली, एनलाइटेंड लीडरशिप. वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो होती हैं आपने वो लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड करनी होती हैं. सेम इज़ द केस विद योर ओन चाइल्ड. आपकी कोशिश होती है कि जो बच्चा है उसके अंदर क्वालिटीज़, उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो. कॉन्फिडेंस होगा तो वो आपसे कम्युनिकेट कर सके, कॉन्फिडेंस होगा तो वो सोसाइटी को फेस कर सके, कॉन्फिडेंस होगा तो वो हार्ड सिचुएशन को फेस कर सकेगा, कॉन्फिडेंस होगा तो वो बहुत सारे एरियाज़ में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेगा. सो ये जो एनलाइटेंड लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, कमिटमेंट एंड एनलाइटेंड लीडरशिप, ये सॉफ्ट कोर एरियाज कॉज ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को ये डील कर रहा होता है. लर्निंग. ओके, द रीज़न आई टॉक्ड अबाउट हाई कमिटमेंट एंड एनलाइटेंड लीडरशिप एंड लिविंग बिहाइंड लर्निंग. लर्निंग एक ऐसा एरिया होता है आपकी लाइफ में कि अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आपके अंदर वो लीडरशिप, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो ये जो मिडल में आपका लर्निंग एरिया है, लर्निंग एस्पेक्ट है, दैट बिकम्स नलिफाइड. आपका वो ख़त्म हो जाता है. आप उस वक्त तक लर्न नहीं करते जब तक कि आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होती. आप उस वक्त तक लर्न नहीं करते जब तक कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस एरिया आपके अंदर बिल्ड नहीं होता. So unless and until you start having these two within yourself, in your psychological aspects of human resource development, आप लर्न ना तो खुद करेंगे और ना ही आप दूसरे को उस चीज़ के ऊपर लर्न करने का फोकस करा सकेंगे. और ये सारी थीरीज जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थीरीज हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थीरीज को बेसिकली वो कम्युनिटी से उठाते हैं. कम्युनिटी में वो एक फोकस ग्रुप से उठाते हैं. फोकस ग्रुप से वो बेसिकली एक स्पेशलाइज ग्रुप से उठाते हैं. स्पेशलाइज ग्रुप से वो कुछ सैम्पल्स पिक करते हैं. सो ये सारे स्टेप बाय स्टेप एरियाज जाके आपके डेवलप होते हैं, जिसकी बेस पे आप फिर उन थीरीज को एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टेस्ट करते हैं और फिर उससे आपको रिजल्ट मिलता है. जैसे IBM ने किया था, माइक्रोसॉफ्ट अपने एंड पे करता है, फेसबुक अब रिसेंटली उसने लॉन्च किया. मुख्तलिफ किस्म की बिहेवियरल थीरीज होती हैं कमिटमेंट की, और उन थीरीज की बेस पे फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ की कमिटमेंट को जज करते हैं. नाउ कम्स द हार्ड कोर एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
hardcore HRM emphasizes the calculative, quantitative and strategic management aspect of managing the workforce in a rational way. You remember previously in previous lectures I spoke about the variables, I spoke about different counts, I spoke about different components. जब तक के आपके पास कुछ वेरिएबल्स नहीं होंगे आप उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, आपका परफॉर्मेंस उस वक्त तक मैयर नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास वो कुछ काउंट्स नहीं होंगे, जब तक कि आपके पास वो कुछ एरियाज नहीं होंगे जिसके अगेंस्ट आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए होंगे, वो स्टैंडर्ड्स आपने मैयर करने होंगे और उस मेजरमेंट के लिए आपके पास कुछ एरियाज होने चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए. सो हार्डकोर एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्फेसाइज ऑन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसी की बेस पे आपके परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस होती हैं. ये परफॉर्मेंस एवेल्युएशन आपके नंबर्स होते हैं. इट्स अ ग्राफ, आप एक ग्राफ देख सकते हैं कि हाँ जी प्रीवियसली पिछले टाइम में फॉर द पीरियड ऑफ 6 months इस एम्प्लॉय ने इतने 10 टास्क विद इन दिस टाइम पीरियड इस क्वालिटी के उसने अचीव किए थे, लेकिन आफ्टर 6 months उसने 5 टास्क इतने टाइम पीरियड में इस क्वालिटी के अचीव किए हैं या कंप्लीट किए हैं. सो दीज क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर एक्चुअली द हार्डकोर स्कोरिंग एरिया. ये वो आपके स्कोरिंग एरियाज होते हैं, वेटेज सिस्टम होते हैं, स्कोर कार्ड या स्कोर बोर्ड सिस्टम होता है कि जिसकी बेस पे आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस, हार्डकोर नंबर्स मैटर्स अ लॉट, उन नंबर्स की बेस पे आप उनका एनालिसिस करते हैं. नाउ कम्स द एवोल्यूशन ऑफ HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहाँ से शुरू हुई? इफ़ यू आस्क माई पर्सनल ओपिनियन, ये तो सारे नंबर्स यहाँ पे वो लिखे हुए हैं 1917 to 1918, then 1920s, then 30s, 50s, 2007 and onward present days. But if you ask my personal opinion, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तख्लीक इंसानियत से ही शुरू हो गया था, या तख्लीक कायनात से ही शुरू हो गया था. ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे आपने डेवलप करना है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस चीज़ के या उनकी तख्लीक से इस चीज़ का आगाज़ हो गया था. फिर अम्मा हवा जो थी उनसे, फिर उसके बाद आगे जो ज़मीन पे उतरना, फिर आगे इंसानियत का आगाज़ होना, फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा अक़साम के जो जानवर थे उनका बनना, फिर उसके बाद इससे चलते ये डेवलपमेंट प्रोसेस एक पूरे एक्सपीरियंस से, एक एरा से गुज़रते अगर हमने प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को स्टडी करना है तो वो आपको फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से, उनके ज़िंदगी से आपको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको उसमें मिल सकती है. उसी के साथ साथ फिर असहाबा इकराम के खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगियों से, उनके एरा से आपको प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको वहाँ से मिल सकती है. उसके पूरे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से मिल सकते हैं. जंगें किस तरीके से लड़ी गई, आपने इस्लाम को किस तरीके से फैलाया, क्या हमें वहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते हैं? इफ़ यू आस्क मी, तो हाँ, एक्चुअल एवोल्यूशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पूरी थीरीज उसमें जो हैं वो उस टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी. ह्यूमन रिसोर्स के इवन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है, किस तरीके से मुसलमान जो हैं वो कुफार जो हैं वो मुसलमानों की तरफ वो इस्लाम में दाखिल होना शुरू हुए, फिर उसके बाद किस तरीके से बाकायदा पूरी टीम्स क्रिएट की गई, फिर वो जंगें किस तरीके से लड़ी गई, ये और जो जंगें थीं उनकी स्ट्रैटेजीज़ किस तरीके से बनेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे पुट किया गया, कौन कौन से रिसोर्सेज ने किस तरीके से अपने एक्शन परफॉर्म किए. सो ये सारे के सारे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो एस्पेक्ट हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत किस तरीके से फरमाई, फिर किस तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके वो खंदकें खुदवाई, फिर किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हज फिर फरमाया, फिर उसके बाद अपने असहाबा किराम में मुख्तलिफ ड्यूटीज़ जो हैं डिवाइड की. आप किला खैबर जो है उसका फ़तह खैबर का जो वाक़या आप उसको देख लें, ठीक है. हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने किस तरीके से चूज़ किया. उन्होंने फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक और वाक़या आप देख लें कि हिजर अस्वद के जो इंस्टॉलेशन है ऑन खाना काबा ऑन बैतुल्ला शरीफ, उसमें जो है वो किस तरीके से की गई, किस तरीके से उन्होंने तमाम रिसोर्स को इकट्ठा करके एक चादर में जो है वो हिजर अस्वद को रख के लेकर आया कि हर कोई जो है वो इक्वल
अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। सो ये सारे के सारे एक्चुअल एवोल्यूशन जो है, इफ़ यू आस्क मी, तो वो आपको आज से 1450-1500 साल पहले से आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम लोग कुछ टाइम पीरियड्स हमारे पास हैं इन बुक्स या थ्योरेटिकली हम उन टाइम पीरियड्स को स्टडी कर लेते हैं या उसको क्विकली विल गो थ्रू दिस टाइम पीरियड। 1917 and 18, first formal personnel department created to deal with tight labor market, high turnover, waste and inefficiency, widespread strikes, union growth, government intervention, takeovers. Actually, जो आपका ये इंडस्ट्रियल एरा, ये जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा था 1917 और 1918, इसमें आपका फर्स्ट टाइम उनको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक बाकायदा अपना पर्सनल डिपार्टमेंट क्रिएट करें, जो कि मेजर जिसका काम था वो था यूनियन के साथ डिस्कशन, यूनियन को डील करना। दूसरा, लेबर मार्केट जो है उससे लेबर को इकट्ठा करना, लेबर मार्केट बाकायदा फिर क्रिएट करना, एक स्पेशलाइज्ड लेबर मार्केट क्रिएट करना, फोरमैन के जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट करना। सेकंड उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था या जो उसका रीज़न था वो था गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट उसमें जो है बहुत इंटरवेंशन कर रही थी और उस चीज़ को डील करना, उस गवर्नमेंट लेजिस्लेशन को या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रूल्स को किस तरीके से आप फॉलो करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहे थे, मेच्योर हो रहे थे विद द पैसेज ऑफ टाइम। कि उन्होंने जो हेनरी फोर्ड ने अपने जो गाड़ियों का आगाज़ किया था या इस तरह मुख्तलिफ इटालियन कंपनीज जो थी उन्होंने अपने कार मैन्युफैक्चरिंग जो शुरू की थी, BMW, ये सारी चीज़ें। और हर डोमेन में, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एवरी अदर इंडस्ट्री दैट वाज वर्किंग इन दैट एरा। और उनके लिए वो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट बन गया था। वहाँ से उन्होंने बाकायदा पर्सनल डिपार्टमेंट का आगाज़ किया एंड दे फेल्ट द नीड कि समवन शुड बी देयर और सम डिपार्टमेंट शुड बी देयर कि जिसका काम हो कि वो इन चीज़ों से डील करे। इन 1920s उस टाइम में HR यूज्ड टू विन वर्क cooperation through ensuring job security benefits etc. Now this is the next step, जहाँ पे फर्स्ट उन लोगों ने इसकी ज़रूरत महसूस की उस टाइम पीरियड में, जब वो थोड़े से कंफर्टेबल हो गए, जब उस टाइम पीरियड में उनको फील होगा कि अब वो अपनी जॉब मार्केट या वर्क स्पेस जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा बेहतर कर लिया है। उस टाइम पीरियड के बाद उनको फिर एहसास हुआ कि खाली HR जो है अब वो गवर्नमेंट लेजिस्लेशन या वर्कफोर्स या यूनियन या स्ट्राइक्स इनको डील करने के लिए नहीं है। अब उसका जो डोमेन है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो रहा है, या उसका जो डोमेन है अब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट आ रहा है। पहले वो एक्सट्रोवर्ट बहुत था, अब वो इंट्रोवर्ट आ रहा है कि उन्होंने जो जॉब सिक्योरिटी सिस्टम है या जो बेनिफिट सिस्टम है उसको, क्योंकि एम्प्लॉय रिटेंशन उस वक्त उसका कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो गया था कि एम्प्लॉय कुछ छोड़ के जाते थे, कुछ छोड़ के आते थे, कुछ नए आते थे, चले बहुत जल्दी जाते थे, निकाल बहुत जल्दी दिए जाते थे। तो ये उसकी वजह से उन्होंने फिर वो जॉब सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट था और बेनिफिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो उस वक्त 1920s में स्टार्ट हुआ। देन कम्स द एरा ऑफ 1930 या 1930s एंड 1950 का जो इनसाइड डेकेड्स में ह्यूमन रिलेशन रिकग्नाइजेज that there are psychological and social influences to worker satisfaction, cooperation, performance. First, focus on groups, not team. आपका हेल्सबर्ग या मैस्लो थ्योरी ऑफ हायरार्की 1954, आप उस टाइम को उठा के देखें तो वहाँ पे उस वक़्त कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने उस चीज़ को, अहमियत को देखा कि आपने अगर ये जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक या यूनियंस जो हैं वो स्ट्राइक पे क्यों जाती हैं, गवर्नमेंट किस तरीके से डील करती है, एम्प्लॉयज़ किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो उनके ख़ास तौर पे जो उन्होंने लॉयल्टी का एस्पेक्ट देखा था सोशियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने फिर ये कमिटमेंट और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के एस्पेक्ट को उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया। और जिसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले ग्रुप्स, चंद ग्रुप्स 2-2, 3-3 लोगों में, उनके ऊपर उन्होंने पहले उन थीरीज़ को टेस्ट किया, उनको स्टडी किया, उनको स्टडी करने के बाद अपने एनालिसिस क्रिएट किए, थीरीज़ क्रिएट की और फिर उसके बाद उसको जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। देन कम्स 1960s, इसमें HRM किस तरीके से इवॉल्व हुई। वर्क डिज़ाइन rather than communication and cooperation in groups is the key to increasing worker motivation. Small work group design leads to greater employee effort. Group work provide opportunities for self-actualization. Work is more interesting and fulfilling.
वर्क डिज़ाइन, यू रिमेंबर जहाँ पे मैंने वो जॉब डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था, वहाँ पे बेसिकली वर्क डिज़ाइन और कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट को 1960s में उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। उसमें उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया, छोटे छोटे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस को स्टडी किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट को उन्होंने स्टडी किया, और उससे जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलती थी, सक्सेस फैक्टर जो मिलता था, सक्सेस फैक्टर जो मिलता था, उस सक्सेस फैक्टर से उनको जो सेटिस्फेक्शन मिलती थी, उस सेटिस्फेक्शन से उनकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, विच वाज गिवन इन 1950s बाय मैस्लो, वो जो कॉन्सेप्ट है वो किस हद तक अचीव हो रहा था। और ये उनके लिए फिर ये जो काम था ये बहुत ज़्यादा जो है वो फुलफिलिंग या बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन वो बनना शुरू हो गए थे। 1970 Quality of Work Life QWL emphasizes on the value of human resources. PM become HR. Quality of work life. It is very important these days. हम लोग एक स्पेसिफिक किस्म के काम कर करके फॉर द पीरियड ऑफ लाइक 2 to 5 years हम मंडेनेस की तरफ चले जाते हैं। हमारा मोटिवेशन लेवल ज़ीरो हो जाता है, लर्निंग हमारी ज़ीरो हो जाती है। हम बस एक ही स्पेसिफिक किस्म का टास्क जो है वो बस कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कर रहे होते हैं। और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ जो है, जो हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, जो हमारी वर्क लाइफ टाइमिंग, ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। वो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ हमारी बहुत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं। लेकिन इन 70s उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पहले वो सिर्फ और सिर्फ जैसे आप चरा रहे होते हैं रिवर को, उस तरह वो पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ को डील करता था। फिर उन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट से, यानी कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट से वो इवॉल्व हुआ, वो रिक्वायरमेंट इस तरीके से जनरेट हुई, या उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के एस्पेक्ट को, कि पर्सनल डिपार्टमेंट से वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बन गया, पर्सनल मैनेजमेंट से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बन गई। फिर उनको एहसास हुआ कि दीज आर नॉट पर्सनल्स, दीज आर ह्यूमन बीइंग को हमने किस तरीके से डील करना है। और ये जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग का कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी में आपको इस डे 1 से मैं आपको ये एग्जांपल पुट कर रहा हूँ, ये बेसिकली उस वक्त वो उनके एवोल्यूशन का एक मेजर एरिया था। दे थॉट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एज देयर ओन चाइल्ड। और फिर उनको एहसास हुआ कि जैसे ह्यूमन डीलिंग होती है, या एक इंसान को किस तरीके से एज अ रिसोर्स समझ के उसको डील करना चाहिए और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए, उस तरीके से उन्होंने पर्सनल डिपार्टमेंट को ख़त्म करके उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इवॉल्व किया। 1990s एंड प्रेजेंट, ये जो एरा है 90s का, इसमें एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्दर इवॉल्व हुआ, और अब वो एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वो काम कर रहा है। या क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डोमेन में अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अब काम कर रही है। नॉट इट्स नो मोर पर्सनल, नॉट इट्स टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थियरीज, जर्नल रिसर्च, स्पेसिफाइड रिसर्च। तो ये चीज़ें अब आपके टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, टोटल क्वालिटी, पहले खाली क्वालिटी होती थी, पहले एक सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन क्वालिटी या प्रोडक्ट क्वालिटी या सर्विस क्वालिटी, नो इट्स अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हर चीज़ें, री इंजीनियरिंग, अगेन हमने इस पर फर्स्ट लेक्चर में हमने री इंजीनियरिंग के ऊपर बात की थी। ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, डाइवर्सिटी, कॉन्टिजेंसी मॉडल, holistic approaches to human resource. Human resource models include high involvement, high commitment, high performance work system, innovative work practices. HR becomes HRM, और it keeps on growing. It will keep on growing. आपको मैं ये भी इसमें बता दूं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे आज पहले हम लोग खाली, आज से कुछ साल पहले तक मैं ह्यूमन रिसोर्स खाली पढ़ाता होता था, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया, अब मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ। द रीजन इज कि डे बाय डे दिस थिंग इज नैरोइंग डाउन, एवरीथिंग इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जहाँ पे आप एक जेनेरिक बर्ड आई व्यू देते होते थे, अब हर चीज़ एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बनती जा रही है। और छोटी से छोटी एरिया, पहले एक ENT स्पेशलिस्ट होता था,
फिर उसके बाद वो ENT सर्जन, फिर ENT में ईयर सर्जन, फिर नोज सर्जन, फिर थ्रोट सर्जन, फिर उसके बाद आपके वो स्पोर्ट्स में हेड एंड नेक सर्जन, हेड एंड नेक स्पेशलिस्ट। अब वो हर चीज़ एक डे बाय डे स्पेशलाइज एरिया में आती जा रही है। रिसेंटली आई हैव स्टडीड कि अब सिर्फ और सिर्फ आर्म और हैंड स्पेशलिस्ट आप आ गए हैं स्पोर्ट्समैन के लिए। सो हर चीज़ अब सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रही है। वी हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक ग्राफिकल एस्पेक्ट में मेजर HRM फंक्शंस को मैंने इसमें पुट कर दिए। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और आपके पास इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली कैप्सुलाइजिंग एवरीथिंग। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके पास फिर फंक्शंस में एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट, सेफ्टी एंड हेल्थ, और ये आपके सारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस हैं। अब जो है कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको डेवलपमेंट के लिहाज से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिहाज से आपको HR के या HRM के आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, विच इंक्लूड स्टाफिंग, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Point number 1 is conducting job analysis to establish the specific requirements of individual job within the organization. I repeat, conducting job analysis to establish the specific requirement of individual jobs within the organization. आप जब तक के let's say कि हम analysis किसे कहते हैं या analysis क्या होता है। आप किसी भी if I say कि इस पेन को analyze करें, आप इसके फर्स्ट आप इसकी डायमेंशन को देखेंगे, फिर आप इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को देखेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। एनालिसिस करने के लिए आप इसको मुख्तलिफ डोमेन्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 वुड बी द शेप, डिज़ाइन, नंबर 2 द कलर, नंबर 3 द मटीरियल, नंबर 4 द विड्थ, द डेप्थ। सो ये सारी चीज़ें आप इसके एनालाइज करने के बाद आप इसके हर, सपोज करें हमने 4 एरियाज डिफाइन किए इस पेन के, सो वो 4 एरियाज एनालाइज किए, उन 4 एरियाज वो 4 स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं। सो फॉर मेकिंग दिस पेन आपको उस 4 स्पेशलाइज्ड एरिया के 4 स्पेशलाइज्ड डोमेन के आपको बंदे चाहिए होंगे। आप उस वक्त तक प्रॉपर जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, जॉब रिक्वायरमेंट एनालाइज नहीं कर सकते जब तक कि आपने प्रॉपरली जॉब एनालिसिस ना किया हो उस चीज़ का और उस ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 2, forecasting the human resource requirements the organization need to achieve its objective. I repeat, forecasting the human resource requirements the organization needs to achieve its objective. इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से पुट करूंगा। आफ्टर डूइंग द एनालिसिस हमने 4 एरियाज कैलकुलेट कर लिए थे, हमें पता चल गया कि ये 4 एरियाज में डिवाइड हो रहा है ये पेन। अब इन 4 एरियाज की हमने फोरकास्टिंग करनी है। जब तक कि हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं होगी हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकेंगे। सो अब हमें पता चल गया कि वी फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर कि अगर हमने अगले साल ये पेन बनाना है, अगले साल अगर हमने प्रोडक्शन लाइन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है, या हमने इस स्ट्रेटेजिक प्लान के थ्रू हमने इस पेन मेकिंग इंडस्ट्री में ऐड होना है या पेन मेकिंग इंडस्ट्री में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हमें इन 4 डोमेन्स के लोग चाहिए होंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फोरकास्टिंग कैसे होती है, किस बेस पर होती है। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट। एनालिसिस गिव्स यू द रिक्वायरमेंट, दैट रिक्वायरमेंट लीड्स टू द फोरकास्टिंग। सो ये आपस में सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। आफ्टर फोरकास्टिंग, फोरकास्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है आप प्लान करते हैं। आप प्लान करते हैं कि आपने उन रिक्वायरमेंट्स, वो जो आपकी, सपोज फिर से एग्जांपल, इस पेन मैन्युफैक्चरिंग के 4 एरियाज डिफाइन हुए, इसकी रिक्वायरमेंट डिफाइन हुई, फोरकास्टिंग हुई। इस फोरकास्टिंग की बेस पे अब आपने प्लान करना है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी तक मुझे इन 4 डोमेन एरिया के, इन 4 डोमेन के मुझे इतने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे फॉर डेवलपिंग दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज रिक्रूटिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज टू फिल स्पेसिफिक जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू नो द एरिया, नाउ यू नो द जॉब एनालिसिस। उसके बाद आपने अब आपका रिक्रूटिंग का
प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आई स्ट्रिक्टली और मेकिंग एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट कि आप ये जो एक सीक्वेंस चला आ रहा है, इस सीक्वेंस को यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट लर्न कि ये चीज़ें किस वजह से मैंने इस लाइन में लिखी हैं या इस सीक्वेंस में लिखी हैं। आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट के बाद आपके पास उसकी फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के बाद आपने उसकी रिक्रूटमेंट के प्लानिंग के बाद आपने उसकी रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर काम करना। अब रिक्रूटमेंट जो आप करेंगे, ऑब्वियसली जब आपने वो रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो फिर देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि आप कोई गलती करें, ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि आपका वो एक स्पेसिफाइड जॉब के लिए स्पेसिफाइड रिसोर्स ही आप रिक्रूट करेंगे। जॉब एनालिसिस, the process of determining and reporting pertinent information related to the nature of a specific job involves the determination of the task which comprises the job and of the KSAs and responsibilities required of the persons holding that job for successful job performance. Define what, how, why of a job. Again, same thing जो हम पीछे बात कर चुके हैं। Method of conducting job analysis, observation, motion and time study, interview, questionnaires, off the shelf customs. Job analysis करने के लिए आप discussion करते हैं। अब for me, if you ask my personal opinion, मैं किस बेस पे job analysis करता हूँ? Observation बहुत important, expertise बहुत important, historical information बहुत important, then brainstorming, देन इंटरव्यूइंग, क्वेश्चनियर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं फॉर कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस लीड टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। अगेन आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर आप सपोज सेम एनालिसिस कर दिया, डिफाइन होगी। अब आप जॉब डिस्क्रिप्शन के ये वाला रिसोर्स ये काम करेगा, ये वाला रिसोर्स ये काम करेगा, ये वाला रिसोर्स ये वाला रिसोर्स ये, आपके पास 4 जेडी बन गई हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास आ गई है। समरी, स्टेटमेंट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सपोज वन जॉब एनालिसिस वाज कि आपको एक बंदा चाहिए कि जो कलरिंग का माहिर हो, आप क्योंकि ये ब्लैक कलर का है, आप कलरिंग का माहिर, आपको एक बंदा चाहिए, पेंटर चाहिए। सो जो कलरिंग का माहिर होगा, आप जब वो एनालिसिस आपने कर लिया तो आप कलरिंग के जो जेडी है आप वो बहुत इजीली बना सकेंगे। उसमें आप समरी स्टेटमेंट, जो उसकी ड्यूटीज़ होंगी, क्या वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा, वो किन किन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ये सारी चीज़ें आपको जॉब एनालिसिस से जेडी की तरफ कन्वर्ट करती हैं। JA is the foundation of all traditional HR functions as well as some other. जॉब एनालिसिस बेसिकली आपके जितने मेजर HR फंक्शंस हैं ये सारे के सारे उसका फाउंडेशन है। एंड आई एम श्योर ये पेन की जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि व्हाई एंड हाउ जॉब एनालिसिस इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस। दिस इज द प्रोसेस, मैंने इसको थोड़ा ग्राफिकली पुट कर दिया है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, personal planning and job analysis, then comes recruiting, build a pool of candidates. आपने रिक्रूटमेंट शुरू किया तो फिर आप एक पूल अपने पास क्रिएट करते हैं थ्रू सीवीज, आप सीवीज कॉल करते हैं, आपके पास एक पूल क्रिएट हो जाता है। कैंडिडेट्स आते हैं, एप्लीकेंट कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद वहाँ से वो स्क्रीन आउट होके यूज सिलेक्शन टूल लाइक टेस्ट टू स्क्रीन आउट मोस्ट एप्लीकेंट्स। आपने कुछ टेस्ट रखा होता है, कुछ आप पहले ही आपने एग्जिट क्राइटेरिया रखा होता है कि हाँ जी 3 एग्जाम्पल के 3 GPA से कम ना हो, 3 GPA से ऊपर आपके पास कैंडिडेट्स हो। तो जैसे ही किसी ने 2.99 का अपना रेज्यूमे सेंड किया, सिस्टम आपको अलर्ट कर देगा, वो ऑलरेडी उसको स्क्रीन आउट कर देगा। तो उस प्रोसेस से गुजरने के बाद, एप्लीकेशन के प्रोसेस गुजरने के बाद आप एक टेस्ट का स्क्रीन आउट प्रोसेस रखते हैं और उसमें जो है कुछ कैंडिडेट्स उसमें से भी फिर वो निकल जाते हैं, फिर आपके पास कुछ चंद एक स्पेशलाइज कैंडिडेट्स बच जाते हैं। सुपरवाइजर्स एंड अदर इंटरव्यूज फाइनल कैंडिडेट्स टू मेक फाइनल चॉइस, और फिर उसके बाद वो आपके फाइनल लिस्ट वो क्रिएट होती है, शॉर्ट लिस्टिंग जिसे आप कहते हैं, और उसमें आप फिर अपने कैंडिडेट्स का आप इंटरव्यू करते हैं, आप करते हैं, टेक्निकल मैनेजर करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसका करता है, एंड देन कैंडिडेट बिकम्स एम्प्लॉई। और
फिर उसके बाद अगेन ह्यूमन रिसोर्स का काम शुरू हो जाता है कि वो ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग का काम शुरू करे। मैं उसको कहता हूँ ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स का फिर से। लिंकिंग जॉब एनालिसिस एंड सिलेक्शन, how do we know who will perform successfully? The job description help us know how successful performance of the job can be measured, criteria of job success, performance, appraisal, production data, personnel data. The job specification help identify factors that can predict successful job performance, criterion predictors, education, work experience, test score, interview data. Validity, how accurately does a predictor actually predict the criteria of job success? Employee training. Employee training is a learning process that involves the acquisition of number 1 skills, याद रखिएगा skills, number 2 concept, number 3 rules, number 4 attitude, number 5 design to enhance performance. Although these helping employee meet on objective of job security, financially and intellectually rewarding work, recognition, status, responsibility and achievement. एम्प्लॉय की जो ट्रेनिंग होती है, जब वो ट्रेनिंग सेशन में या वो किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग में जब वो आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, तो याद रखिएगा कि उसका एम्प्लॉय के एंड पे ये काम है कि उसने स्किल्स को अचीव करना है और आपका काम है कि वो स्किल अचीव करे या वो स्किल्स को ऐड करे अपने अंदर। नंबर 2, उसका काम है कि वो उन कॉन्सेप्ट्स को समझे जिसकी बेस पे वो उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि वो एम्प्लॉई उन कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट करे। रूल्स और एटीट्यूड डिजाइन टू एनहांस परफॉर्मेंस, आप इसकी एग्जांपल आप आर्म फोर्सेस की उठा के देख लें, वो वहाँ पे दे मेक श्योर कि जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके सोल्जर्स हैं, वो एटीट्यूड ज़रूर गेट करें, रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। Whatever you do, you have to obey the command of your senior, no matter what. Even if you feel that is wrong, you have to obey that command. You have to have that attitude within yourself. कि आपने उस attitude के थ्रू, आपने उस commitment के थ्रू, आपने जो है उस concept के थ्रू, आपने enemies से जंग करनी है, उससे आपने लड़ना है। So ये सारी चीज़ें तो आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम या एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के थ्रू ऐड हो रही हैं। लेकिन उसके बाद आप एम्प्लॉय के एंड पे आके देखें, एम्प्लॉय उन चीज़ों के थ्रू क्या चीज़ें करना चाह रहा है या क्या चीज़ें अचीव कर रहा है। नंबर 1, अपने जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें उसके, चाहे वो सक्सेस है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसकी सेल्फ कमिटमेंट है, उसकी मोटिवेशन है, एनीथिंग, वो सारी चीज़ें वो अपने अंदर ऐड करता जाएगा, वो उसकी उससे अचीव होनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी हैज़ ऑलवेज बीन आवर बिगेस्ट थ्रेट, हमारे जो सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है। लोग तभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बजाय उनकी कोशिश होती है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, बेशक पैसे कम हैं लेकिन ये है कि जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट एरियाज़ में जाने के बजाय उनकी कोशिश होती है कि वो आर्म फोर्सेस में चले जाएं, बेशक जो भी उनके मॉनेटरी वैल्यू उनको मिल रही है, एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी है। सो जॉब सिक्योरिटी इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। फाइनेंशियली एंड इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग वर्क, आपको जो काम आप कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको पैसा भी मिल रहा है, फाइनेंशियली आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, बोनसेस आपको मिल रहे हैं, और इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग वर्क कि आपकी रिकग्निशन, याद रखें ये जो बैक टैपिंग होती है ना, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया, जब तक कि आप अपने बच्चे को वो नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, उसकी ट्रेनिंग, उसकी डेवलपमेंट किसी भी तौर काम नहीं आएगी। इफ दैट पर्सन, इफ योर चाइल्ड ब्रिंग्स अ स्मॉल कप एट होम, इफ योर चाइल्ड से कि आज मुझे मैम ने इतने मार्क्स दिए, 5 आउट ऑफ 5 दिए, यू शुड अप्रिशिएट। वो अप्रिसिएशन जो है वो उसको हमेशा मोटिवेट करेगी। सो अगेन थिंक ऑफ योर एम्प्लॉई एज योर ओन चाइल्ड, आप उसको उसी तरीके से देखें कि आपने उसको अप्रिशिएट कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोग फाइनेंशियली रिवॉर्ड नहीं देख रहे होते। आई हैव सीन मैनी ऑफ माई टीममेट्स, मैंने उनको देखा है, वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स नहीं देख रहे होते, दे आर ओनली लुकिंग फॉर वन थिंग, दैट इज गुड वर्क, बहुत अच्छा किया। वो अपने रिवॉर्ड देख रहे होते हैं कि उनको रिकग्निशन कितनी हो रही है उस काम की। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस एंड अचीवमेंट्स, सेम थिंग, दे मस्ट रियलाइज। आप उनको अगर ये रियलाइज नहीं कराओगे कि वो जो स्टेप्स रखे जाते हैं, वो स्टेप्स इसीलिए रखे जाते हैं कि दे मस्ट रियलाइज कि अब वो नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच गए, ये कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए, ये कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए। वो जो स्टेप सिस्टम है वो अचीवमेंट सिस्टम है बेसिकली। यू हैव टू मेक श्योर कि वो कुछ अचीव कर रहे हैं।
Next is orientation, again normal thing. On the job training, apprenticeship, on job training भी आपको दी जाती है, एक ट्रेनिंग आपको काम से दी जाती है, एक ट्रेनिंग आपको काम से हट के दी जाती है. Next is management training, intended to develop the experience, attitude and skill necessary to be an effective manager. Very affirmative, very strong point. Let's take an example of the child. ठीक है, बच्चे की हम एग्जाम्पल उठा के देखते हैं. You being parent, आपकी कोशिश होती है कि बच्चा जो है वो डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले, आपकी कोशिश होती है ऐसे कंपटीशन में हिस्सा ले, टीम कैप्टन बने, गेम्स में हिस्सा ले, ये टीम मेंबर के तौर पे काम करे, लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, अच्छे दोस्त बनाए, फैमिली में मिल के रहे, खाने के टाइम पे सब इकट्ठे हों. कोई चीज़ इफ दैट चाइल्ड इज गेटिंग यू नो बिट ओल्डर, तो फिर उसके आपकी कोशिश होती है कि उससे थोड़ा मशवरा किया जाए. यहाँ पे मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से एक चीज़ मेरी याद आई कि वो औलाद की परवरिश के लिहाज से उन्होंने जो हदीस बताया, उसमें जो है एक हदीस है, उसका मफहूम ये है कि पहले 5 साल औलाद को ऐसे रखो कि गोया वो शहंशाह है, बादशाह है. उसके अगले 5 साल इस तरीके से रखो कि गोया वो तुम्हारा गुलाम है, और उसके बाद इस तरीके से कि गोया मुशावरत है. सो ये फर्स्ट किंग और क्वीन, देन द सर्वेंट और एम्प्लॉय एंड देन द एडवाइजरी सर्विस. सो ये जो ट्रांजिशन है, इसका कभी थोड़ा गौर से इसको कभी सोचिएगा कि ये क्यों. आज से एज अ सेड बिफोर के उनसे बड़ा तो कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ना कभी था, ना कभी है और ना ही कभी होगा. सो अगर हम ये देखें कि ये चीज़ क्यों है, या कैसे की गई है, और उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें, इंटेंट टू डेवलप द एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स एंड स्किल नेसेसरी टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर. सो ये जो आपने खाली औलाद को, ये नहीं होता कि आपने उनको खिला दिया, आपने उनको पहना दिया, आपने उनको जो है पढ़ा दिया. दिस इज नॉट ओनली थिंग. ये परवरिश नहीं होती है. आपने बच्चे का अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होता है, वो एक स्पेसिफिक एटीट्यूड क्रिएट करना होता है, वो एक स्पेसिफिक स्किल सेट उसके अंदर क्रिएट करना होता है. तो तभी जाके वो एक इफेक्टिव लीडर बनता है, इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी आप बनाते हैं. तभी उस घराने के बच्चे जो हैं वो माशरे में कोई एक अच्छा मकाम हासिल करते हैं, नाम हासिल करते हैं. और उसी चीज़ को अगर हम पुट कर दें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक इफेक्टिव मैनेजर बनते हैं. शुड बी टाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. आपके जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं. एक जनरलाइज ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज योर फाइनेंशियल रिवॉर्ड या प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, फेयर इनफ. लेकिन उसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो आपकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैप करें. सेम इज़ द केस, आप मुख्तलिफ टाइप के घरानों को उठा के देख लें. डॉक्टर का जो घर होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स और होंगे, जो आर्म फोर्सेस का घर होगा उसके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, इंजीनियर के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, बिजनेसमैन के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, मजदूर के घर के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे. सो हर किसी के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं. फाइनली तो सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हाँ जी पैसा. फाइनली सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हाँ जी ब्रिंगिंग अप अ गुड चाइल्ड. लेकिन बेनिफिट, ये सारे एक मेजर ऑब्जेक्टिव सबके एक ही हैं, लेकिन उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं. सेम इज द केस विद ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट वन इज ऑफन इंक्लूड टीम वर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. अक्सर हम लोग को मैनेजर को ट्रेनिंग एक दी जाती है, या फाइनेंशियल ट्रेनिंग फॉर फाइनेंस मैनेजर्स. ठीक है, इस तरह आपको मुख्तलिफ ट्रेनिंग दी जाती है. लीडरशिप स्किल्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको मोटिवेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ उसकी ट्रेनिंग दी जाती है. सो ये सारी आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स होती हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम होता है कि वो ये स्किल सेट डेवलप करें. Methods include coaching, job rotation, project assignment, classroom training, case studies, role playing, in-basket technique and business games.
अगेन ये सारी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप अपने एम्प्लॉयज़ में या अपने रिसोर्सेज में मुख्तलिफ स्किल सेट्स आप उसमें ऐड करते हैं. नाउ कम्स द एग्जैक्ट पार्ट, जो हमारा कोर्स, जो हमारा क्रक्स एरिया है, दैट इज कैरियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. आपने कैरियर कैसे डेवलप करना है और उसको प्लान आउट कैसे करना है फॉर योर रिसोर्सेज. Ongoing formal effort to develop and enrich the organization's human resource so as to meet both the organization and employees' objective. Concrete action plan for the individual to meet these goals. Increase attractiveness of company to job seekers. Support retention. Addresses need of minorities, women, and 50 plus professionals. Mechanism for dealing with downsizing, re-engineering and restructuring. The reason I went through all these things very quickly, क्योंकि हम ये एक एक चीज अभी आगे स्टडी करेंगे इस पूरे कोर्स में, ये सब चीजें, क्योंकि ये दिस इज व्हाट डेवलपमेंट इज, दिस इज व्हाट ट्रेनिंग इज, दिस इज व्हाट योर प्लानिंग इज. ये सारी चीजें हमने एक एक करके स्टडी करना है. लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका एक बर्ड आई व्यू इसलिए दिया है कि आप किस तरीके से कैरियर डेवलप करते हैं अपने रिसोर्सेज का. क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता होगा कि वो जो ये काम कर रहे हैं ये कल को किधर लीड करेगा, कल को उनका कैरियर पाथ क्या है, वो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में नेक्स्ट 3 ईयर स्टे करते हैं तो वो वेयर दे आर गोइंग टू एंड अप, नेक्स्ट 15 ईयर स्टे करते हैं वेयर दे आर गोइंग टू एंड अप, नेक्स्ट 25 ईयर स्टे करते हैं वेयर दे आर गोइंग टू एंड अप. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे लोग 25 ईयर्स के बाद बाकायदा सा रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायर होते हैं. वो नहीं छोड़ते ऑर्गेनाइजेशन को. क्यों? क्योंकि उनको पूरा कैरियर पाथ नज़र आ रहा होता है. उनको पता होता है कि उनको नेक्स्ट ईयर उनको कितना बेनिफिट, क्या बेनिफिट होगा, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट पोजीशन, उनका कैरियर पाथ के लिहाज से, उनका मॉनेटरी एस्पेक्ट, उनके मोटिवेशनल, उनके पोजीशन, उनका स्टेटस, हर चीज़ उनको अपने कैरियर पाथ में दिख रही होती है. एंड दिस इज व्हाट योर एक्चुअल वर्क इज, दिस इज व्हाट योर वर्क इज, कि आपने यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसको रिकग्नाइज कराना है. सेम इज द केस जैसे आप बच्चे को रिकग्नाइज कराते हैं कि बेटा आप अभी 7th 8th का एग्जाम दें, फिर उसके बाद O लेवल्स करके आप या A लेवल्स करके या मैट्रिक और FSC करके आप आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं, मैट्रिक FSC करके आप मेडिकल में जा सकते हैं, आप FSC करके आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेज में जा सकते हैं. देयर आर मेनी फील्ड. आप वो बच्चे को बाकायदा कैरियर पाथ दिखाते हैं. सेम इज द केस, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ कि आपने वो कैरियर पाथ अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने रिसोर्सेज को कैसे करके दिखाना है. Performance appraisal is a feedback system that involves the direct evaluation of individual or group performance by a supervisor, manager, or peers. Used for performance feedback, pay, administration, counseling, and developing employees. Represent an important link between goal setting processes and reward system. Performance appraisal methods कौन-कौन से हैं? गोल सेटिंग MBO, हमने इसके ऊपर पहले बात की थी. 360 डिग्री फीडबैक, आई गिव योर फीडबैक, यू गिव माई फीडबैक. तो ये 360 डिग्री आपस में सारे एक दूसरे की फीडबैक दे रहे होते हैं. नो वन कैन बी बायस्ड टू ईच अदर. वर्क स्टैंडर्ड अप्रोच, क्रिटिकल इंसिडेंट अप्रेजल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, behaviorally anchored rating scale, very important. BAS system, what is that? This is BAS. Have no plan or schedule of work and no concept of realistic due dates. This is rating scale number 1. Number 2 is have a sound plan but neglect to keep trace of target dates or to report schedule slippage or other problem as they occur. This is point number 2. आप मुख्तलिफ स्केल्स डिफाइन कर लेते हैं. 1 2 3 4. 1 इज द लोएस्ट, 5 इज द हाईएस्ट. आप मुख्तलिफ, दैट्स टोटली अप टू यू, आप उसको कैसे डिफाइन करते हैं. देयर आर अ फ्यू प्री डिफाइंड क्राइटेरियंस, आप उसकी बेस पे उसको डिफाइन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट 3, मेक अ लिस्ट ऑफ ड्यू डेट्स एंड रिवाइज देम बट आर फ्रिक्वेंटली सुपरवाइज्ड बाय अनफोर्सिन इवेंट्स. Number 4, usually satisfy time constraints with time and cost overrun coming up infrequently. Number 5, develop a comprehensive schedule, observe target dates and update the status of operations relative to plans, making schedule modification as quickly as necessary. So this is behaviorally anchored rating system. आपके पास मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स की बेस पे आप अपने रेटिंग करते हैं एम्प्लॉइज की. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ.
नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ओपन फॉर रिवॉर्ड सिस्टम, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है ख़ास तौर पे जो सेल्फ ओन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या जिसे आप कहते हैं कि सिंगल वन मैन शो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो रिवॉर्ड सिस्टम पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते जनरली। तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? क्या यू बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, क्या आप उस चीज़ को हटा देंगे? वेल रिमेंबर वन थिंग, देयर आर मेनी अदर वेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड सिस्टम अदर देन द मॉनेटरी बेनिफिट। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जब छोटे होते थे या बच्चे जब छोटे होते हैं, उनको पैसा नहीं पता होता, दे डोंट नो अबाउट द मनी। व्हाट आर द फैक्टर्स कि जो उनको खुश कर रहे होते हैं? समटाइम अ टॉफ़ी, ऑब्वियसली आप अपने बड़े एम्प्लॉय को आप टॉफ़ी तो नहीं दोगे, लेकिन गेट द कॉन्सेप्ट। अब वो कॉन्सेप्ट समझें कि मॉनेटरी एस्पेक्ट इज नॉट ओनली द थिंग, खाली पैसा नहीं होता। देयर आर मैनी अदर फैक्टर्स, देयर आर मैनी अदर थिंग कि जो आप रिवॉर्ड सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे वो आप घर पे बुला के खाना खिलाना हो, चाहे वो आप किसी को पब्लिकली खड़े होके अप्रिशिएट करना हो, चाहे वो आप फोरम पे किसी पे खड़े होकर अप्रिशिएट करना हो, चाहे वो आप इवन सो एंड सो आई हैव सीन पीपल हु टेक देयर एम्प्लॉइज ऑन अ मूवी अलॉन्ग विद देम, कि जिसने कोई अच्छा काम किया तो चलो यार लेट्स गो फॉर अ मूवी। मैनेजर अपने एम्प्लॉय को कह रहा है। देयर आर मेनी रिवॉर्ड सिस्टम, यू नीड टू अप्रिशिएट, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्रिसिएशन। रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा आप बिहेवियरली चीज़ों को याद रखा करो, विद हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, आई मूवमेंट, कॉन्टैक्ट, योर वर्बल कम्युनिकेशन, योर जेस्चर, इन चीज़ों के थ्रू आप अपने रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। There are many other things. Anyway, let's coming back to this organization reward system. Both intrinsic and extrinsic rewards received as a result of employment by the organization. Ideally, rewards are linked to performance. Reward cause satisfaction. Reward based on performance cause improvement performance. Satisfaction does not necessarily cause better performance. Performance causes satisfaction. What is job satisfaction? Workplace support, flexible schedule, child care, etc., autonomy, meaningfulness, opportunities for learning and advancement, and job security are highly related to job satisfaction. Pay and benefits have little effect on job satisfaction. Job satisfaction leads to organizational commitment. Job dissatisfaction may lead to turnover, absenteeism, tardiness, accidents, strikes, and grievances. Job satisfaction is not the same as motivation. Pay, we'll just quickly go through. मैंने इसको ऐड इसलिए किया cause this is a component. Skill based pay plan, इसकी general example है General Mills, General Food, Northern Telecom. All salaried workforce, IBM, Gillette, Dow Chemical, lump sum salary increase, Timex, BF Godrej and Westinghouse. Performance-based pay, individual, group or organizational level, American Express and DuPont. Gain sharing, Georgia Pacific and General Electric. Benefits, हम benefits या आप benefits किस चीज़ को कहते हैं ये कहना चाहिए. Legally mandated, unemployment workers compensation, traditional health insurance, paid vacation, recent child care, parent leave, education, retirement plan based on position versus cafeteria star. Benefits में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इन सारों को मैं हटा के अगर मैं ये recent उसके पे चला जाऊँ, I've seen a trend where people tend to opt for an organization, even the pay structure is or even the pay or salary is less, but they're looking for certain benefits. Number one, family health care, health insurance. Number two, बच्चों की जो है education and Middle East, Africa region, आप मिया region में चले जाएं, mostly वो एक या दो बच्चों की एजुकेशन जो होती है वहाँ पे वो फ्री होती है एज अ बेनिफिट. आपके पेरेंट्स के वो हेल्थ केयर को फोकस करते हैं. आप उसमें फोर्सेस में देख लें, आप इफ़ यू आर एन ऑफिसर तो आपके पेरेंट्स का मेडिकल फ्री है, उसमें आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है.
आपकी वाइफ का मेडिकल फ्री है, आपका तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। सो ये बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें आप रोज़ बरोज़ जो है वो नए नए किस्म के बेनिफिट्स ऐड होना शुरू हो गए। एक वक्त आया था, इफ रिमेंबर, तो जब पेट्रोल महंगा हो रहा था तो वो एम्प्लॉयज़ को एज अ बेनिफिट वो पेट्रोल कवरेज देना शुरू हो गए थे। जब मोबाइल आया तो वो एम्प्लॉयज़ को मोबाइल और उनके बिल में एडजस्टमेंट देना शुरू हो गए। सो दीज काइंड ऑफ अ बेनिफिट दे कीप ऑन वेरिंग, वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती है। सो यू हैव टू कीप अप विद द ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड के साथ आपने अपने आप को मैप रखना है। एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशन, administration of discipline and grievance handling procedures, organizational discipline, action taken against an employee who has violated an organizational rule or whose performance is below satisfactory, should be viewed as a learning opportunity for the employee and a tool to improve productivity and human relation. Last one. Hot stove rule of discipline. For me, it's a kind of a rule of thumb. कैसे? I find it very clumsy, but this is a true fact. What is hot stove? गरम चूल्हा जिसे आप कहते हैं, या वो ओवन जो होता है, ठीक है। हॉट स्टोव उसकी क्वालिटीज क्या हैं और उससे आप पुट करें उसको डिसिप्लिन के ऊपर। द हॉट स्टोव बर्न इमीडिएटली, बहुत जल्दी वो गर्म हो जाता है। डिसिप्लिनरी पॉलिसीज शुड बी एडमिनिस्ट्रेड क्विकली, सेम इज द केस। हम हॉट स्टोव को डिसिप्लिन के साथ मैप कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल्स मैंने हमेशा कहा ना कि बहुत लेमैन एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत जेनेरिक छोटी छोटी एग्जांपल्स से चीज़ को समझाना या उसको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। वहाँ से एक बार हो जाए, आप उसके ऊपर जो है वो 500 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दें, कुछ भी नहीं होगा। सेम इज द केस, इसी तरह आप इस चीज़ को समझें कि हॉट स्टोव बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आपके जो डिसिप्लिनरी पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत जल्दी आपने उनको एडमिनिस्टर करना होता है। देयर शुड बी नो क्वेश्चन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या होगा। नंबर 2, द हॉट स्टोव गिव्स अ वार्निंग एंड सो शुड डिसिप्लिन। जब चूल्हा गर्म हो जाता है या वो जो स्टोव है वो गर्म हो जाता है तो वो आपको एक वार्निंग जनरेट कर रहा होता है, उससे हीट जनरेट हो रही होती है, या उसकी अगर वो लेटेस्ट है तो उसके ऊपर वो लाइट एक जनरेट हो रही होगी। उसी तरह आपका जो डिसिप्लिन है वो भी आपको एक वार्निंग जनरेट करता है, या वो वार्निंग जनरेट करना चाहिए। नंबर 3, द हॉट स्टोव कंसिस्टेंटली बर्न एवरीवन हु टचेज इट। डिसिप्लिन शुड बी कंसिस्टेंट। जैसे हॉट स्टोव होता है, उसका काम है वो गर्म है, इफ यू टच, दुनिया का कोई बंदा उसको हाथ लगाएगा उसका हाथ जलेगा, वो गर्म होगा उसका हाथ जलेगा। उसी तरह डिसिप्लिन भी उसका, क्योंकि हॉट स्टोव का काम है कि वो कंसिस्टेंटली गर्म होता है, डिसिप्लिन का काम है कि वो कंसिस्टेंट रहेगा। द हॉट स्टोव बर्न एवरीवन इन द सेम मैनर रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर। एज आई सेड बिफोर, वो गर्म है, जो कोई उसको हाथ लगाएगा वो उसका हाथ जलेगा। डिसिप्लिन मस्ट बी इम्पार्शियल। डिसिप्लिन के जो रूल्स हैं वो भी इम्पार्शियल, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। पीपल आर डिसिप्लिन फॉर व्हाट दे हैव डन एंड नॉट बिकॉज हु दे आर, इवन इफ दैट इज सीईओ। ये वही बात है, इट इज इक्वली हर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी के लिए। क्वालिटी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी। आई से everyone in an organization, starting from CEO till the foreman, starting from CEO till the janitorial person, everyone is responsible for the quality. Same is the case, हर किसी के लिए वो चीज़ बराबर है, लॉ रूल हर किसी के लिए बराबर है। हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिसिप्लिन, चाहे वो CEO हो चाहे वो आपका गार्ड हो, everyone. So last one is employee safety. Most industrial countries have formal agencies for the purpose of planning, monitoring, evaluating and ensuring employee safety. ISO हो गई, आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरनमेंट आपकी हो गई, आपकी वो हो गई, क्या कहते हैं उसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई। देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ख्याल रखते हैं। सेफ्टी मोस्ट ऑफन मेजर्ड बाय एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी।
Organization safety program emphasizes accident prevention from standardizing operating procedures to redesigning work to establishing contest, holding periodic safety workshops, seminars, etc. Clearly posting safety rules and regulation. That's all for today. We'll see each other next week in next lecture. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullah.